अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एमपीटी के अंदर और इसके साथ साथ सीएसएस के रिटन एग्ज़ाम के अंदर भी। चूँकि करंट अफेयर का सिलेबस है वो फिक्स नहीं होता, डायनेमिक्स होता है, इसमें एमसीक्यूज़ भी चेंज होते रहते हैं, तो इसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो मैं आपसे शेयर करूंगा सारे ट्रिक्स और इसके अलावा जितनी भी हिस्टोरिकल 2020 से लेकर 21 और 22 और जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको मैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जो मैंने एनालाइज़ किया इसमें पता चला है कि अप टू 17 ग्रेड्स की जितनी भी जॉब होती हैं, ठीक है, उसके अंदर 2001 और अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है करंट अफेयर का जो कि आपको हेल्प करेगा एमपीटी के अंदर भी, जो कि 20 तारीख को है, और इसके साथ साथ आपके सीएसएस के रिटन एग्ज़ाम के अंदर भी। तो चूँकि करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो फिक्स नहीं है, डायनेमिक है, इसमें डेट्स भी चेंज होती रहती हैं और इवेंट्स भी। तो इसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इसके लिए मैंने जो है ना एरियाज़ को डिफाइन किया हुआ है, आगे लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। और साथ साथ जो है एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 17 ग्रेड तक की जितनी भी जॉब्स हैं उसमें देखा गया है कि वन पेपर हो, चाहे सीएसएस के करंट अफेयर के पास्ट पेपर हो एमसीक्यूज़ के, उसमें रिपीटिशन ये होती है कि जो करंट ईयर चल रहा होता है एक वो और एक बेस ईयर, तकरीबन 2 या 3 साल का एमसीक्यूज़ में से ही पूछता है, इससे दूर पीछे नहीं जाता। तो इसके अलावा जो 16 ग्रेड तक की जॉब्स होती हैं उसमें कभी कभार पूछ लेता है 4 से 5 साल पुराना, बट 17 ग्रेड की जॉब में ऐसा नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जैसे कि आपको कोर्स एरिया मालूम है, अब ये मार्क एरियाज़ हैं जिसमें यूएस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर समिट कॉन्फ्रेंस हैं, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स हैं, इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं, विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉरेन मिनिस्टर्स, डेवलपमेंट पैकेजेस, इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट CPEC, देन एग्रीमेंट, डिफेंस पैक्ट, रैंकिंग रेटिंग्स, स्पोर्ट्स, constitutional amendments, war and peace, goals, Nobel Prize awards, nuclear weapon issues, political and social movement, elections, recent appointments, international important days, deaths and books। इंशाल्लाह ताला हम ये सारे एरियाज़ को कवर करेंगे वन बाय वन और रैंडमली भी, क्योंकि जो डेटा मेरे पास अभी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट। अब इसके जो मेन पॉइंट हैं वो 3 हैं, यानी कि इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये एक बिगेस्ट प्रोटेस्ट था इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जो कि मोदी की लॉज, न्यू गवर्नमेंट के जो लॉज थे मोदी के 2020 के, इसमें देखा जाए तो सबसे पहले ये इशू था कि फार्मर्स को मोदी ने कहा था कि मैं आपको इमदादी की जो है ना वो कीमत का तयन हम करेंगे। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में इनके बिल में ये था कि जो मिडिल मैन है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब जब मिडिल मैन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो इससे ये होगा कि जो सेल्स प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगी और हर जो फार्मर होगा या लैंडलॉर्ड होगा उसके प्राइसेस वेरी करेंगी। तो इस वजह से फार्मर कह रहे थे कि भाई कंपटीशन नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होने शुरू हो गई थी कि वो फार्मर से आके जगह एक्वायर कर लेंगी, परचेज़ कर लेंगी। उसके बाद आस्ता आस्ता जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो जब जगह ले लेंगे उसको इंडस्ट्रियल स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, इंडस्ट्रीज़ बना लेंगे। अच्छा, जो इसका जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है मेनली जो एरियाज़ हैं, तो
उसमें था लीडिंग फ्रॉम जो है पंजाब, हरियाणा और यूपी। उसके बाद जो है अदर पार्ट्स हैं न्यू दिल्ली, जहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं। इसके साथ साथ इसको जो है ना ग्लोबली भी बड़ा देखा गया है, क्योंकि जो पंजाबी हैं जो इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनके रिलेटिव या उनके घर वाले भी यूके कनाडा में थे, तो इस वजह से यूके कनाडा भी इसमें इन्वॉल्व हो गए प्रोटेस्ट के अंदर। ग्लोबली इसको देखा गया है। सेकंड हमारे पास है ब्रेक्सिट, तो BREXIT। BR स्टैंड फॉर ब्रिटेन और एग्जिट फाइनल डील। अब इस पर बड़ी डिटेल बात है, आपसे शेयर कर देता हूँ मैं कि 52% जो वोट दिए गए थे यूके के अंदर, यानी कि रेफरेंडम हुआ था 23 जून 2016 के अंदर, जिसमें ये था कि रेफरेंडम में यूके लीव करेगा यूरोपियन यूनियन को। अच्छा, अब जो यूरोपियन है जो ब्रिटिश है वो लीव कर देगा। ये रेफरेंडम हुआ, किसके तहत करेगा? क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की मेजर टेरिटरी है लिस्बन टेरिटरी ऑफ 2009, उसके तहत, ठीक है, उसके आर्टिकल 50 के तहत लिस्बन ट्रीटी के। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि अगर यूके एग्जिट करता है यूरोपियन यूनियन से तो डील के साथ करेगा या विदाउट डील करेगा। उसके अलावा जो दोनों यानी कि कंट्रीज, यानी कि यूरोपियन यूनियन और यूके, तो इनके अंदर कौन से रिलेशंस होंगे उसके बाद, और उसके बाद इनके कौन कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, ठीक है। उसके बाद जो मेन इशू था 2017 के अंदर और 2020 के अंदर, उसमें ये हुआ कि 2017 से लेकर 2020 तक जो है 3 प्राइम मिनिस्टर यूके के चेंज हो गए, ठीक है। इसी यानी कि इसमें यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए, क्योंकि उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले डेविड कैमरॉन थे, फिर टेस्ला में थे, देन वापस जो है बोरिसन आ गए, तो उन्हें हाउस ऑफ कॉमन से परमिशन लेनी थी। फाइनली तय ये हुआ कि 2020 दिसंबर 2020 के अंदर, अब यानी कि हाउस ऑफ कॉमन से ब्रिटिश ने पास कराने के बाद डील कर ली, डील साइन की विद डील, मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन से इनका इनखला है उसके लिए इन्होंने विद डील के साथ गए। उसके बाद जनवरी 2021 उसमें ये था कि जो फाइनल डील ये हुई, तय हुआ कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट यूके नहीं रहेगा और हम यानी कि यूके डील के साथ एग्जिट करेगा, ठीक है। जिस तरह इसमें आपको मैंने बता दिया कि यूके का जो ट्रिगर करता है आर्टिकल 50, स्टार्टिंग इट इज एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उसके बाद 3 प्राइम मिनिस्टर इनके चेंज हो गए इसी चक्कर में, और फिर जाके 2021 में जनवरी में जाके इनका एग्जिट हुआ, यानी कि 2016 से स्टार्ट हुआ, 17, 18, 19 और 20, और लास्ट में 21 में जाकर इनका एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। अच्छा, इसके अलावा ये भी जो बाइडेन की जो कैबिनेट है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताए थे कि इम्पोर्टेंट एरियाज में से एक ये भी एरिया है कि यूएस की जो है, इसमें देखा जाए तो कमाला हैरिस हैं जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं यूएस की, और ये इंडियन नेशनल हैं, यूएस एंड इंडियन नेशनल हैं, और ये फर्स्ट यानी कि यूएस की हिस्ट्री में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। देन सेकंड पर्सनालिटी जो है उसके अंदर आप देखें तो एंथोनी बिल्किन। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए अफगानिस्तान के।
मामलात भी यही देख रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अफगानिस्तान के मामलात भी यही देख रहे हैं। जैक सुलेवान ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो कि इनकी सिक्योरिटी को देख रहे हैं। तो ये 3 पर्सनालिटीज़, कमाला हैरिस, जैक सुलेवान और एंथनी ब्लिंकन, ये इम्पोर्टेंट है जो बाइडेन की कैबिनेट में से। और सॉरी, एक चीज़ बताना और भूल गया मैं, जो जॉन कैरी हैं फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, तो इनको भी कंसिडर किया जाएगा। अगली स्लाइड्स में बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि स्लाइड में मेंशन नहीं है। अब यहाँ पर ना 2 लौंडे बहुत मशहूर हैं, एक है सलमान अहमद और दूसरा है अली जैदी। यानी कि जो बाइडेन की कैबिनेट में 2 लौंडे मशहूर हैं, एक सलमान अहमद और एक अली जैदी। अब जो सलमान अहमद है वो है पाकिस्तानी नेशनल और अली जैदी भी। सलमान अहमद जो है ये है नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र हैं जो बाइडेन की कैबिनेट के, और अली जैदी है डिप्टी वाइट हाउस नेशनल क्लाइमेट एडवाइज़र, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी लौंडे हैं जो बाइडेन की कैबिनेट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो है वो है फैक्ट अबाउट पाक FATF स्टोरी। तो जिस तरह आपने सुना होगा FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, तो एक्चुअली हम पहले समझते हैं FATF है क्या। FATF के सिर्फ 2 मैंडेट हैं। फर्स्ट ये है कि वो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के ऊपर सर्विलेंस करते हैं कि कहीं किसी मुल्क के अंदर जो मेंबर स्टेट है, कोई कंट्री काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा। सेकंड ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखते हैं। यानी कि फर्स्ट क्या था, टेररिज्म फाइनेंसिंग, सेकंड क्या है इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नज़र रखना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये क्या करते हैं कि सर्विलेंस कंडक्ट करते हैं तमाम मेंबर स्टेट के ऊपर, और टोटल इसके अंदर 27 कैटेगरीज हैं, जिसमें से जिस तरह पाकिस्तान ने 26 पूरी की हैं, एक रहती थी, इसी तरह 27 कैटेगरीज हैं और जिसके ऊपर 60 पॉइंट्स के चेक हैं। अब होता ये है कि जो मेंबर स्टेट होती है उसको दोनों एरियाज़ के अंदर अपनी कंप्लायंस दिखानी होती है। कंप्लायंस इन सेंस कि वो जो ऐसा ना हो कि उनकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों वो टेररिज्म में यूज़ हो रहे हों या मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रहे हों। अच्छा, अब आते हैं ग्रे लिस्ट के ऊपर। जो ग्रे लिस्ट है उसका मतलब ये होता है कि जो भी कंट्री इनकी ग्रे लिस्ट में आता है तो उसके ऊपर सर्विलेंस बढ़ा दी जाती है, ठीक है, उसके ऊपर और सर्विलेंस बढ़ा दी जाती है। सर्विलेंस मतलब जांच पड़ताल या उनको ऊपर जो है ना बैठे रहना, उनको देखते रहना, उनके हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। यहाँ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी कंट्री हैं मेंबर स्टेट अगर कंप्लायंस नहीं करते तो ये उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। जिस तरह ईरान के केस में देखें तो ईरान के ऊपर जो है ना कंप्लीट इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और उसके ऊपर ना कोई लोन ले सकता है, मतलब ना उसे कोई लोन देगा, ना कोई उस कंट्री में यानी ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और इकोनॉमी लिक्विडिटी भी उसकी कंडीशन भी बुरी तरह मुतासिर है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सारी जो सैंक्शन है वो FATF की वजह से लगाई जाती हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये लगाती है और इसको फॉलो करते हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। अब आते हैं टाइमलाइन के ऊपर। तो FATF 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के अंदर बना था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर 2012 में लेके आए थे। उसकी रीज़न थी कि पाक US के रिलेशन ख़राब थे और इसके साथ साथ उसामा बिन लादेन का केस था। 2015 के अंदर पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया गया ग्रे लिस्ट से। अब 2018 के अंदर जब दोबारा हमें यानी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लेके आए, क्योंकि CPEC था, CPEC की वजह से इन्होंने हमें वापस ग्रे लिस्ट में धकेल दिया। अब इसमें जो 2018 के अंदर जो हमारे ऊपर बिड थी वो जॉइंट बिड थी US की और इंडिया की। अब 2019 के अंदर आते हैं तो इंडियन हाइब्रिड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया इसमें अपने टैक्टिक्स यूज़ करता है, ठीक है।
इसके बाद जो है 2020 के अंदर हमें 27 में से 21 पॉइंट दिए जाते हैं, और फिर जून 2021 के अंदर जून 2021 के अंदर हमें 24 आउट ऑफ 27 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा लाहौर इंसिडेंट, जून के महीने के अंदर हाफिज सईद की मस्जिद के पहले कुछ दूरी पर एक बम ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले उसी दिन जो है FATF का इजलास भी हो रहा था, जो कि मुख्तलिफ अनासिर ने ये करने की कोशिश की कि FATF की नज़र वहाँ की जाए कि टेररिज्म यानी टेररिस्ट जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं, उन पर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि आल्दो पाकिस्तान जो है ना हाईएस्ट कंप्लाइंस है, यानी कि बहुत अच्छी कंप्लाइंस कर रहा है FATF की देन US और इंडिया की, ठीक है, फिर भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान प्ली करता है 3 पॉइंट के अंदर, विच इज़ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, दूसरा ग्रुप ऑफ इंडियन, और थर्ड है अफ़गानिस्तान। तो ये जो FATF हम पे थोपा गया है, ये आप देखें तो जब CPEC स्टार्ट होता है उसके बाद से मामला ख़राब होते हैं, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं जो मेजर पावर उनकी तरफ से। तो जो इसके अलावा जो हमारे यानी कि पाकिस्तान को मॉनिटर कर रही है FATF की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ FATF, क्योंकि एशिया में हम रहते हैं तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ FATF हमें मॉनिटर कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा FATF। अगर नहीं भी आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपसे दोबारा शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्ट अबाउट वाटर इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है वो फॉल करता है इंडस बेसिन के अंदर, ठीक है, जो कि नासा की सैटेलाइट से हमें बताया गया है 2017 के अंदर। और ये भी बताया गया है कि सेकंड मोस्ट स्ट्रेस जो है सेकंड मोस्ट स्ट्रेस इंडियन बेसिन के ऊपर देखी गई है इन पूरे वर्ल्ड में। अब जो वाटर पोल्यूशन है, इसकी वजह से हमारा जो टोटल इकॉनमी का जो लॉस है वो 4% हो रहा है, यानी कि हमारी जो GDP है उसका 4% लॉस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। इसके साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 12 करोड़ लोगों को जो है एक्सेस नहीं है क्लीन वाटर को, यानी कि लैक ऑफ एक्सेस है क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और 90% जो है वो वाटर जो है वो यूज़ होता है एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें से 70% वेस्ट हो जाता है, यानी कि 90% टोटल वाटर यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% उसमें से वेस्ट हो रहा है। ये इसकी जो साइटेशन ये दी हुई कि इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान नेशन ट्रीट अबाउट 70% ऑफ द वेस्ट वाटर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास ये है इसराइल का जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है डिफेंस सिस्टम। तो सबसे पहले ईरान ने लॉन्च की थी। तो ईरान ने कहा था कि हमने हमास की वजह से जो है लॉन्च की है। फिर 2021 के अंदर इसराइल ने लॉन्च किया एयर डोम एंटी मिसाइल्स, ठीक है, अम्ब्रेला टाइप शेप। और इसके अंदर क्या होता है कि इसराइल के अंदर 5 आयरन डोम के सेटअप इंस्टॉल होते हैं, जो कि एक सेटअप की वैल्यू है 31 मिलियन पाउंड, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें इतना ख़ास कुछ है नहीं, सिर्फ इसके अंदर यही पूछा जाएगा, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा भी कि उन्होंने कितने आयरन डोम के सेटअप इंस्टॉल किए हैं और क्या कॉस्ट है और कहाँ किए हैं, तल अवीव में, ठीक है। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, सिर्फ आपसे यही पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट चलते हैं हम
जीबी डेवलपमेंट पैकेज। अब जीबी डेवलपमेंट पैकेज जो है, इसके क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये अनाउंस कब हुआ था। ये अनाउंस हुआ था 30 अप्रैल 2021 के अंदर, और इसकी कॉस्ट है 370 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो इसके हाइलाइट्स ये हैं कि 140 बिलियन फॉर 9 क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट जनरेटर 250 मेगावाट्स। इसका ये ब्रेकडाउन है। तो मेनली आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि कितने का पैकेज अनाउंस हुआ है और डेट क्या है, बस इसमें इतना कुछ खास है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें यह है कि एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ये कि जीबी एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, और इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया स्कर्दू जलकोट। जलकोट एक इलाका है, नारायण से आगे जाते हैं तो स्कर्दू जलकोट, जो जगलोट जो है वो गिलगित रोड के ऊपर है। जलकोट से गिलगित रोड जो बनाया गया है वो FWO ने बनाया है। थर्ड ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जीबी टारगेट करेगा पोटेंशियल को आफ्टर 10 ईयर $40 बिलियन इन टूरिज्म इंडस्ट्री। बट ये पॉसिबल नहीं है, इतना तो हमारा पूरी इकॉनमी या बजट है, हमारी GDP टोटल की वैल्यू इतनी है। इसके अलावा इसमें जीबी से रिलेटेड देखा जाए तो जीबी के अंदर इलेक्शन हुए थे 2020 के अंदर, 15 नवंबर 2020 के अंदर। इनकी टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी हैं 26, यानी कि 26 हल्के थे, उसमें से 24 हल्कों पे इलेक्शन हुआ था, और जो 2 हैं उस पर जो है डेथ हो गई थी जो कैंडिडेट थे। और यहाँ पर PTI ने जो है वोन किया था और सक्सीड किया था PMLN को। और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित के वो मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान साहब हैं। तो यहाँ पर भी PTI ने इलेक्शन जीत लिए हैं। इन जो 26 हल्के हैं उसमें जो सीट्स की इसकी सेग्रीगेशन भी आप देख लें कि जो जनरल सीट थी वो 16 थी, और इसके अलावा जनरल सीट जो थी वो 24 थी। वुमेन कोटा 6 का है, और इस टेक्नोक्रेट जो है वो 3 थी। तो टोटल हमारे पास जो सीट्स हैं 33 थी, जिसके अंदर से 21 सीट PTI ने वॉन की हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब ये देखें, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल डेज जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट होता है 5 जून को होता है हर साल। तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने इस एनवायरनमेंट डे को, जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी, उसको होस्ट किया है 5 जून के अंदर, और 70 साल के बाद, यानी फर्स्ट टाइम। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट MCQs ये है कि 2021 से लेकर 2030 तक जो UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इस डिकेड का नाम दिया गया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसके अलावा इसमें इतनी कोई ख़ास बात है नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें याद आपने रखनी है। क्या? एक जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है कभी 5 जून को, और सेकंड ये है कि कहाँ किसने होस्ट किया था? पाकिस्तान ने किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अच्छा, अब आगे गजा स्ट्राइक्स बाय ऑक्यूपेशन फोर्सेस। 243 जो है फ़लस्तीनी मारे गए हैं गजा में, और जो इंजर्ड हुए हैं गजा के अंदर वो हुए हैं 1910। ठीक है, इसके बाद वेस्ट बैंक का इलाका है, वेस्ट बैंक के अंदर 29 जो है वो फ़लस्तीनी किल्ड हुए हैं, और 6309 पीपल जो है इंजर्ड हुए हैं। 10 मई 2021 को, यानी कि फर्स्ट जो है फायरिंग स्टार्ट हुई थी 10 मई 2021 को, जो कि नॉन स्टॉप फायरिंग थी 11 दिन तक, यानी कि 10 मई से स्टार्ट हुई और 21 मई 2021 तक चलती रही, जिसके अंदर 820 एयर स्ट्राइक हुए गाज़ा के ऊपर। ठीक है, इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में? 10 मार्च 2021 से लेकर
10 मई 2021, यानी 2 महीने के अंदर कितने इस पे 820 एयर स्ट्राइक हुए, जिसके अंदर 4300 मिसाइल स्ट्राइक किए गए हमास की जानिब से। इसके बाद सीज फायर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ 10 मई 2021 के बाद। देन इसराइल क्लेम करता है कि सिर्फ 12 लोग मारे गए हैं और जिसमें से 300 फ़लस्तीनी किल्ड हैं। 12 जो इसराइली किल्ड हुए हैं और 300 फ़लस्तीनी किल्ड हैं। अब हुआ ये कि जो क्लेम कर रहा है इसराइल कि इन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया था, इंडस्ट्रीज़ को जो है डैमेज कर रहे हैं, जो कि वायलेशन है जिनेवा अकॉर्ड की। तो इस सब मामले के अंदर पाकिस्तान ने जॉइंटली बिड किया था, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इजिप्ट, यानी कि PTI, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और आगे ई। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इजिप्ट ने जो है बैक ऑफ चाइना की, यानी कि सपोर्ट ऑफ चाइना से US के अंदर इसको बिड किया था, यूनाइटेड नेशन के अंदर, कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है गाज़ा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर। अभी आप देखें तो ये गाज़ा रह गया है थोड़ा सा और ये वेस्ट बैंक रह गया है, बाकी सारा आप देखें तो ये इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। इसके दरमियान एक चीज़ और शेयर करना चाहता था मैं आपसे कि इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान USA ने सेल एग्रीमेंट किया है विद इसराइल से एयर ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से। और एक और इम्पोर्टेंट जो MCQ है ये है कि 21 मई 2021 को फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी डे जो है पाकिस्तान जो है सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें इतना कुछ खास और तो नहीं है, सिर्फ यही है कि आपको पता होना चाहिए गाज़ा में और वेस्ट बैंक में कितने लोग इंजर्ड हुए और इनकी जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ, सेल्स एग्रीमेंट। और एक और चीज़ ये थी, मैंने बताई आपको कि जो जॉइंटली बिड किया गया पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट और ईरान की जानिब से यूनाइटेड नेशन के अंदर और बैक ऑफ चाइना। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं। अच्छा, इनके प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर्स के आपको नाम याद होने चाहिए। तो जिस तरह के फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिखे हुए हैं और इसराइली प्राइम मिनिस्टर के नाम भी, और उसके साथ साथ मैंने ये भी ऐड कर दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं तो कुछ फैक्ट्स हैं इसराइली इलेक्शन के हवाले से, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से। 8 जून 2021 को इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट बनते हैं ईरान के और इन्होंने 61.95% वोट लिए हैं। और इसके साथ साथ जो ईरानियन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर ईरान में प्रेसिडेंट 4 साल तक होता है और कंसेक्टिवली एक प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी कि 4 और 4 8 साल प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके बाद चेंज हो जाएंगे। अच्छा, इब्राहिम रईसी साहब की जो खूबी है वो ये है कि अल्ट्रा इस्लामिस्ट हैं और अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं। और इससे पहले जो है इनसे पहले जो है वो चीफ जस्टिस थे ये, ठीक है, ईरान के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बाद ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर सुप्रीम लीडर, ठीक है। और इन्होंने हसन रहमानी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रहमानी और रहीमी, तो उन्हें इन्होंने रिप्लेस किया था 8 प्रेसिडेंट की हैसियत से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चाइना 7th पॉपुलेशन सेंसस। तो आफ्टर 1947 ये चाइना का 7th पॉपुलेशन सेंसस है, जिसके अकॉर्डिंग 1.412 बिलियन पॉपुलेशन है। और इसमें एक और फैक्ट ये है कि
38.8 ईयर्स, मतलब कि जो एवरेज एज है चाइनीज़ पॉपुलेशन की वो 38.8 ईयर है मोस्टली, यानी कि यूथ है। अब 2025 जब आएगा तो प्रेडिक्शंस ये की गई हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्हें बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स रिक्वायर्ड होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन लेबर फोर्स है एडिशनल रिक्वायर्ड होगी। तो इसमें हमें फ़ायदा ये हो सकता है कि जिस तरह के हमारे उनसे ताल्लुकात हैं तो हमारे लोगों को भी उसमें भी पॉसिबल है कि वहाँ पर जॉब वगैरह मिल जाए। तो इसमें सिर्फ ये है कि आपको ग्रोथ पता होनी चाहिए कि 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं। अब नेशनल इश्यूज़ के अंदर है सीनेट इलेक्शन इन पाकिस्तान। अब इसको आप गौर से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो सेनेट इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 3 मार्च 2021 को, और फिर 12 मार्च 2021 को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए थे। इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास कि 3 मार्च 2021 को सेनेट इलेक्शन हुए थे और 12 मार्च को 2021 में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए थे। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो 25th अमेंडमेंट आई थी तो उसमें ये हुआ है कि फाटा को मर्ज कर दिया केपी के साथ। ठीक है, तो ये तो पता होगा सबको आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि फाटा की थी 8 सीटें, यानी कि 8 सीटें फाटा की हैं, यहाँ पर कट गया है, यहाँ लिखा था। तो इसके बाद 23 सीटें बलूचिस्तान की हैं, 23 ही पंजाब की हैं, 23 केपी की हैं और 4 फेडरल टेरिटरी हैं, यानी कि इस्लामाबाद के पास है। तो टोटल हमारे पास जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 104। अब जब मर्जर हो गया है फाटा का केपी के साथ, तो केपी की कितनी सीटें हैं? 8। अब 104 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास रह जाएगी 96 सीटें। अब ये होगा कब? ये होगा 2018 के अंदर 104 सीटें थी। अब जब 2021 आया तो जब मर्जर हो गया तो इस साल कितने लोग रिप्लेस होंगे? वो 4 लोग रिप्लेस होंगे। आई होप समझ नहीं आया होगा आपको, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि टोटल जो सीटें हैं वो हैं हमारे पास सेनेट की 104 सीटें। उसके अंदर जो है 96 सीटें जो हैं वो हैं आपके डायरेक्टली प्रोविंसेस की, चारों की 23। अच्छा, उसके बाद 8 सीटें फाटा की थी, 4 इस्लामाबाद की थी। तो इस तरह ये बन गई आपकी टोटल 104 सीटें। अब जब 25th अमेंडमेंट लेके आए मर्जिंग के लिए, तो चूंकि जो सेनेट है उसकी टर्म 6 साल होती है, और अगर 6 साल टर्म है तो हर 3 साल के बाद 50% आपकी रिप्लेसमेंट हो जाती है मेंबर्स की। अब जिस तरह देखा जाए तो 8 सीटें थी फाटा की। जब 8 सीटें फाटा की थी तो 25th अमेंडमेंट के दौरान 4 इनके लोग जो थे फाटा के जो सेनेटर्स थे वो रिप्लेस होने थे। अब जब 25th अमेंडमेंट आ गई, मर्ज हो गया, तो वो 4 रिप्लेस ना हुए। ठीक है, बाकी पीछे रह गए 4, तो 96 + 4 तो ये 100 हो गए। अब 2021 के अंदर सेनेट के जो मेंबर थे वो 100 थे। अब क्या होगा कि 2024 में, यानी 3 साल दोबारा वापस, 3 साल के बाद वापस क्या होगा कि 4 मेंबर रिप्लेस होंगे। जो फाटा के 4 मेंबर रह गए थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि जो फाटा की सीट्स थी 8 की 8 सीटें वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो मर्ज हो गए केपी के साथ। तो अब ये होगा कि 23, यानी कि चारों सूबों की 23 सीटें, और उसके बाद 4 सीटें आपकी होंगी फेडरल टेरिटरी की। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि पीटीआई लीडिंग पार्टी है,
तो सबसे ज़्यादा जो मेंबर हैं इनके सेनेट के 2021 में वो 18 हैं। उसके बाद जो हैं वो 2024 के अंदर ये हो जाएंगे, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, 25, हाँ 25 हो जाएंगे। सेकंड क्या है, पीपल्स पार्टी है, सेकंड लीडिंग पार्टी। इनके 2018 में 21 मेंबर थे, फिर 8 हो गए और 24 के अंदर जाके वापस से 21 हो जाएंगे। इसी तरह बाप है, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी 10 थी, फिर 6, फिर 13 हो गई। उसके बाद PMLN है, इसकी 29 थे, फिर 5 सीटें मिली इनको, फिर उसके बाद 24 के अंदर इनकी 18 सीटें हो जाएंगी। फिर JUIF है, इनकी 4 सीटें थी, फिर 3 21 में थी और 24 में जाके 5 रह जाएंगी। अदर या इंडिपेंडेंट्स जो थे कैंडिडेट उनकी 28 थी, 8 इनको सेनेटरी सीटें मिली। अब रेस्ट जो है इनकी ये 18 हो जाएंगी। तो जो 25th अमेंडमेंट है वो याद रखनी है कि वो मर्जिंग ऑफ फाटा इनटू KB, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट शेयर करता हूँ, लिख लीजिएगा। जो चेयरमैन हैं वो इलेक्शन वो हैं सादिक सिंजरानी, जो कि बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ है इनका। इसके बाद जो इन्हें वोट मिले थे यूसुफ रज़ा गिलानी के अगेंस्ट, तो टोटल वोट थे सादिक सिंजरानी के 48 आउट ऑफ 104। तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनके थे 42 वोट आउट ऑफ 144। अब होता ये है कि 42 वोट तो वो थे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के काउंट हुए। इसके अलावा 8 वोट ऐसे थे जो कि रिजेक्ट हो गए थे। अब ये रिजेक्ट कैसे हुए, क्या हुआ, अब ये इसका समझे कि जादू हुआ था कोई, तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, समझें आप। तो जो 8 सीटें थी वो जो 8 वोट थे वो रिजेक्ट हो गए, तो सादिक सिंजरानी जो हैं वो चेयरमैन इलेक्ट हो गए इन चेयरमैन इलेक्शन के अंदर सेनेट के। इसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन हैं उसके इलेक्शन पे नज़र डालते हैं, तो उनके डिप्टी चेयरमैन में 2 कैंडिडेट थे, मिर्ज़ा अहमद आफरीदी जिनका ताल्लुक PTI से था, इन्होंने 54 वोट लिए, और इनके अगेंस्ट थे अब्दुल गफूर हैदरी जिनका ताल्लुक जमात उलमाए इस्लाम फे से था, और इन्हें वोट मिले 44। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 7 फरवरी 2021 सेनेटर टर्म एंड, यानी कि जो टर्म ख़त्म हुई है 25th अमेंडमेंट से पहले, वो हुई थी 7 फरवरी 2021 को। 4 सेनेटर्स की टर्म ख़त्म हो गई थी। अब जो बाकी 4 रह गए 8 में से, फाटा वाले में से, वो 24 में हो जाएंगे। तो उसके बाद सेनेट की जो कंपोजिशन है वो सिर्फ और सिर्फ 96 रह जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाटा रिफॉर्म्स। अब ये कुछ 1 लाइनर्स हैं, जिस तरह मैंने आपको डिटेल में बाकी टॉपिक्स कवर कराए, तो ये 1 लाइनर्स हैं। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहले है कि जो फाटा रिफॉर्म्स है वो कब से स्टार्ट हुए। तो APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट नंबर 16 का जो है पार्ट बनाया गया FATF को। तो फाटा रिफॉर्म वाज अ पार्ट ऑफ 20 पॉइंट्स एजेंडा ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, यानी टोटल 20 पार्ट थे, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 16 है नेशनल एक्शन प्लान का। तो फाटा रिफॉर्म्स को उनका पार्ट बनाया गया है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे 25th अमेंडमेंट का, जिसके अंदर मर्जर हो गया KP के अंदर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया डिटेल में। इसके बाद FCR क्या था, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, जो कि 1901 में बनी थी, इसको अबॉलिश कर दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, वो फाटा के लिए 247 डील करता है। फाटा के जो भी अफेयर्स हैं, जो न्यू सीट्स हैं KP के अंदर, असेंबली के अंदर MPA की, वो एक्सीड कर गई हैं 22 न्यू सीट्स हैं, जिसमें 16 जनरल हैं, 4 वुमेन की हैं और 1 माइनॉरिटी की है।
अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये ज़रा गौर से सुनिएगा, जब मर्जिंग हो गई फाटा की केपी के साथ, तो इतना बजट तो था नहीं कि उसमें डेवलपमेंट हो सके, स्कूल बनाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। तो ये हुआ कि जो एनएफसी अवार्ड होता है, यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो होता है, कि जो सूबों को टैक्स दिया जाता है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ कि जो एनएफसी है वो ये होता है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है। इसकी डिफिनेशन ये है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया गया फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, उसको सूबों के मातहत, सूबों के माबेन जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, तो सब सूबों ने ये तय किया कि सब सूबे अपना 3% सरेंडर करेंगे, यानी कि अपना जितना भी इनको एनएफसी मिलेगा वो 3% जो है सरेंडर करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन जो है एडिशनल अमाउंट बनती है। यानी कि टैक्स अमाउंट जो है ट्रांसफ़र होगी तो उसमें से 3% निकाल दिया जाएगा। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट शेयर, तो टोटल जो है फाटा के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और 25 जो तहसील हैं और 702 विलेज काउंसिल्स हैं। इसके बाद अब इसमें आते हैं, बात कर लेते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। जो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो अप्रूव हो चुकी है। जो 26 जो अमेंडमेंट है वो प्रेजेंट की गई है और डिबेट चल रही है पार्लियामेंट के अंदर। टोटल जो अमेंडमेंट पेश की गई हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, उसका नंबर है 31, यानी कि 25 पास हो चुकी हैं, 26 पे बात चल रही है। इसके अलावा 27, 28, 29, 30, 31 ये 5 जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर इन पे भी डिबेट चल रही है। अब तक इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में नहीं लाया गया। दोबारा इसको सुन लीजिएगा कि 25 और 26 की क्या स्टोरी है और इसके अलावा 27, 28, 29, 30, 31 की क्या स्टोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वन लाइनर वो ये है कि कौन सा कंट्री है जिसने 11 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ओपन किया है, वो है कुवैत। कुवैत ने 11 साल बाद जो है डिसाइड किया कि वो रिज्यूम करेंगे ग्रांटिंग वीज़ा टू फैमिली, पाकिस्तानी फैमिलीज एंड बिजनेसमैन। इसके अलावा इसके साथ साथ जो ये हमने पहले डिस्कस कर दिया है कि सेनेट इलेक्शन कब हुए थे, 3 मार्च 2021 में हुए थे। अच्छा, उसके बाद जो है एप्लीकेबल आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सेनेट इलेक्शन वो है आर्टिकल 59(2) जो कि सेनेट के इलेक्शन के लिए है। टोटल सीट कितनी थी आफ्टर 18 अमेंडमेंट 2010 में जो अमेंडमेंट हुई उसमें 104 सीटें थी। अब ये देखिए गौर से, 104 सीटें थी, 23 4 सूबों की प्लस 4 जो हैं वो आपकी कैपिटल टेरिटरी की और 8 जो है आपकी फाटा की। अब हुआ ये कि 18 अमेंडमेंट के दौरान 104 थी, अब 21 के अंदर वो 100 है और 24 के अंदर वो 96 रह जाएंगी। इसमें हमने डिटेल में बात कर ली है। सेकंड ये भी मैंने आपको बता दिया है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन किसने विन किया था, सादिक सिंजरानी ने। अच्छा, इसके बाद जो 26वीं जो अमेंडमेंट हम डिस्कस कर रहे थे वो जो पार्लियामेंट के अंदर लाई गई है, उसमें जो बिल पेश किया गया था वो फरूक नसीम जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, कानून के वजीर कानून हैं, उन्होंने ये लॉ पेश किया था कि फॉरेनर जो है, मतलब ड्यूअल नेशनल जो है, पाकिस्तानी ड्यूअल नेशनल है, वो सेनेट का इलेक्शन लड़ सकता है। तो अभी तक इस पर जो है डिबेट चल रही है, अभी तक ये पास नहीं हुई है। अगर हो गई है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपडेट कर लूँगा अपने पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेशनल डोमेस्टिक इश्यूज़। अब ये हैं इकोनॉमिक के कुछ इश्यूज़, इसको गौर से सुनिएगा। तो इस पर हम काम करते हैं। फेडरल बजट जो है हमारा वो पेश किया गया है 2021 से लेकर 2022 तक। जो पेश किया गया है ये जून में पेश होता है और 11 जून 2021 को पेश हुआ था और इसको रिप्रेजेंट किया था शौकत तरीन साहब ने। इसके अंदर जो हमारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हैं
जो हमारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हैं, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, 8487 ट्रिलियन, यानी कि 8.487 ट्रिलियन रुपीस हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है। और इसके साथ साथ हमारी जो एक्सपेक्टेड जो इनकम है जो हमने जनरेट करनी है मुख्तलिफ सोर्सेज से, वो 7909 बिलियन यानी कि 7.909 ट्रिलियन है। अब देखा जाए तो हमारी एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर हैं वो तो 8.487 ट्रिलियन तक हैं, और जो हम अर्न कर रहे कमा रहे हैं वो 7.909 है। तो ये हमारा जो बजट है ये फिजिकल डेफिसिट है, खसारे का बजट है। तो इसमें एक शेर याद आ गया, ज़िंदगी में यही तो खसारा किया, इश्क करने के बाद इस्तिखारा किया। ज़िंदगी में यही तो खसारा किया, इश्क करने के बाद हमने खसारा किया, इस्तिखारा किया, सॉरी। तो 6.8% का हमारा जो है ट्रेड डिफिसिट है। अब मेजर एक्सपेंडिचर जो हैं उसके अंदर देखा जाए तो इंटरेस्ट पेमेंट है और डिफेंस सर्विसेज हैं। 3060 बिलियन जो है हमने इंटरेस्ट की मद में पे करना है। जो पिछली हुकूमतें कर्जा लेती रही हैं उसके सूद की एवज हमने 3060 बिलियन रुपीस वापस करने हैं। और सेकंड हाईएस्ट जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो डिफेंस सर्विसेज के ऊपर है, 1370 बिलियन। अब इनकी दोनों की वैल्यू को अगर हम प्लस कर लें तो ये टोटल बनता है 50% ऑफ द बजट, टोटल बजट, ठीक है। इसके अलावा एनएफसी है, उसमें 1168 बिलियन है। फिर फेडरल पीएसडीपी है। पीएसडीपी क्या होता है? फेडरल पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर 900 बिलियन। देन सब्सिडीज दी गई हैं 628 बिलियन की, और पेंशन है 480 बिलियन की। अब इसमें जो 3 एक्सपेंडिचर है मेजर वो आपने याद रखने हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज और फेडरल पीएसडीपी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अर्निंग है। जो हमारी अर्निंग है वो है जो हमारी जो अर्निंग मैंने आपको बता चुका हूँ ऊपर 7909 बिलियन, उसमें से हमारी जो मेजर है वो है टैक्स कलेक्शन। उसके मद में हमने लेने हैं 4497 बिलियन रुपीस। और इसके बाद जो हमें ग्रांट्स मिलेंगी मुख्तलिफ या वर्ल्ड बैंक से या रिसिप्ट्स मिलेंगी वो अप्रॉक्सीमेटली हैं 1246 बिलियन, यानी कि 1246 बिलियन। इसके बाद जो हमें नॉन बैंकिंग बोरोइंग है, जो बोरो करेंगे हम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट से, मतलब उनमें यह होता है कि जो प्राइस बॉन्ड वगैरह वाले आ जाते हैं, इन चीज़ों को हम कहते हैं नॉन बैंकिंग बोरोइंग, उधार मांगना, लेना उनसे। तो बोरो करेंगे इनसे हम 1241 बिलियन रुपीस, सॉरी, ठीक है। अब ये फेडरल बजट था जिसके अंदर आपने एक्सपेंडिचर जो है वो मेन याद रखने हैं और अर्निंग्स जो हैं वो मेन याद रखनी है। इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विसेज, फेडरल पीएसडीपी, अर्निंग्स, टैक्स कलेक्शन हैं, जो रिसिप्ट हैं, इसके बाद नॉन बैंकिंग बोरोइंग है। देन आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं तो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे। अब डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर और फेडरल बजट के अंदर? जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखते हैं उसके अंदर कि जो हमने कस्टम सेट किए थे उसमें हमारी क्या अचीवमेंट है। और दूसरा ये होता है कि जो हमारा बजट होता है वो पेश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के बाद। जैसे कि 10 जून को हमारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था जिसको बनाते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। तो 10 जून 2021 को शौकत तरीन साहब ने हमारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था और 11 जून 2021 को ही फेडरल बजट 2021-2022 इशू किया था।
तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2020 से 2021 और बजट में था 2021 से लेकर 2022। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर मेजर जो चीज़ है वो ये है कि आप देखें तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अब देखें ये 2019-20 के अंदर 10.94 इन्फ्लेशन था। अब ये इन्फ्लेशन ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है, तो ये इंडेक्स हमारे बुरे थे। अब देखा जाए 2021 के अंदर भी ये भी एज़ कम्पेयर 2018-19 बहुत ज़्यादा है इन्फ्लेशन। ठीक है, आल्दो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ही इकोनॉमिक सर्वे का जो स्कोर कार्ड वगैरह वही बनाते हैं। तो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हुई है वो हुई 3.57%। ठीक है, आल्दो जो है ना पहले माइनस में थी दोनों फिजिकल ईयर्स में, पर 2021 में और 2020-21 के ईयर में इन्होंने ग्रो किया है। फिर सर्विस सेक्टर जो है उसके अंदर भी देखा जाए तो 4.43 का रिफ्ट है, मतलब कि 4.43 हमने इम्प्रूवमेंट लाए हैं। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो हम उसमें थोड़ा नीचे आए हैं। पहले 3.3% था, अब हमारा जो है वो 2.77% हो गया है। जीडीपी जो हमारी ग्रोथ रेट था वो हमारा जीडीपी का अब हमारा कितना हो गया है 3.94%। ठीक है, तो डोमेस्टिक जो डेब्ट है वो डोमेस्टिक डेब्ट हमारा कितना है 25.552 ट्रिलियन और एक्सटर्नल डेब्ट है हमारे पास 12.45 ट्रिलियन। टोटल जीडीपी हमारी कितनी है 47.709 ट्रिलियन, ये हमारी टोटल जीडीपी है। अब इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन की परसेंटेज, ठीक है, इसके अलावा जीडीपी की परसेंटेज आपको करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की याद आनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं तो पाकिस्तान डेब्ट टू जीडीपी रेशो, इसको नोट कर लीजिएगा, स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है, जो कि 80% है। यानी कि अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं किसी एक्टिविटी से तो उसका 80% आपने जो लोन लिया हुआ है उसकी मद में जाएगा। तो जो हमारी ईयर टू ईयर एक्सपोर्ट्स हैं वो 18.5% से बढ़ गई हैं। इसी अलावा ईयर टू ईयर ये होता है कि लास्ट ईयर और करंट ईयर को कंपेयर किया जाता है। रेमिटेंस थी वो भी 29% बढ़ गई हैं। फेडरल टैक्स कलेक्शन 17.5% जो है ना ये भी इंक्रीज हुआ है। फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा जो खसारे का बजट है वो 3.5% है। इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम सीपीआई कहते हैं वो 8.8% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है इन्होंने ग्रो किया है 9% से। इसके अलावा जो जिस इंडस्ट्री ने ग्रो किया है वो सीमेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री है जो कि 49.9% है। ठीक है, यानी कि टोटल अप्रोक्सीमेटली 50% है। तो ये सब लिख दिया है। इसके बाद जो है नॉन मेटालिक इंडस्ट्री से 24% ग्रो किया है और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसने 23% ग्रो किया है। तो ये कुछ स्टेट्स थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको इन्फ्लेशन रेट पता होना चाहिए, जीडीपी रेट पता होना चाहिए, इसके अलावा सेक्टर वाइज ग्रोथ मालूम होनी चाहिए और ये एक्सपोर्ट्स का पता होना चाहिए ईयर टू ईयर, और जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है उसका पता होना चाहिए इस ईयर की। आई होप आपको समझ आ गया वो इकोनॉमिक सर्वे और सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ाया था आपको फेडरल बजट। नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर्स। ठीक है, तो इसके अंदर पाकिस्तान टॉप 10 एक्सपोर्ट्स पार्टनर जो हैं इसके अंदर 17% हमारा जो ट्रेड है वो यूएस के साथ है। उसके बाद चाइना के साथ हमारा 8.6% है। यूके के साथ 7.1 है। देन जर्मनी 5.07 है। उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान और यूएई में हमारा 5% है। नीदरलैंड में हमारा 4.5% है।
देन स्पेन के साथ हमारा ट्रेड वॉल्यूम है एक्सपोर्ट का वो 4% है। देन इटली के साथ हमारा 3.4% है। अब जो ज़ेर गौर बात है वो ये है कि जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, ये 4 कंट्रीज़ हैं यानी जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। इनके साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है सबसे ज़्यादा वो ये है कि 17.6%, जो कि यूके से भी 0.6% ज़्यादा है, सॉरी यूएस से भी। इसीलिए हम इनसे थोड़ा सा रिलेशन बना के रखते हैं। एक्सपोर्ट पार्टनर जो है हमारा वो यूरोप है हाईएस्ट, और इंपोर्ट पार्टनर जो है वो हमारे 2 हैं, एक चाइना है और दूसरा यूएई है। इसके अलावा हम चाइना से और यूएई से तो इंपोर्ट करते ही करते हैं। इसके अलावा हम यूएसए और सऊदी अरेबिया से भी हम उन्हें भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो हम इन्हें इंपोर्ट करते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो चाइना, यूएई, केएसए और यूएसए, इनसे हम इंपोर्ट करते हैं। यूएसए, चाइना, यूके, जर्मनी, अफगानिस्तान, यूएई, नीदरलैंड, स्पेन, इटली और लास्ट में बांग्लादेश, इन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है वो 3.3% है। अब आते हैं हम इंपोर्ट के ऊपर। चाइना, यूएई, यूएसए और केएसए। जो हमारा ज़्यादातर यूएई से या केएसए से जो इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल है। और इसके अलावा जो बाकी हम चीज़ें मंगाते हैं उसमें इंडस्ट्रियल मशीनरी है, ठीक है। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं सबसे जो टॉप हमारी जो चीज़ है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। सेकंड हमारा कॉटन है और फोर्थ हमारा जो है वो ऑयल एंड मिनरल है और फिफ्थ हमारे पास सी फूड है। तो ये हमारी 5 एक्सपोर्ट्स हैं जो कि 10 कंट्रीज़ को हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जाने चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रैंकिंग करती है आपकी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, बिजनेस के लिहाज से। तो इसमें देखा जाए तो 2019 के अंदर हम पाकिस्तान का रैंक था 136, यानी कि 136 नंबर पर आ रहा था। अब 2020 के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान ने शिफ्ट किया है 108 के ऊपर, यानी कि 28 दर्जे बुलंदी की जानिब गया है इन केस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास टॉपिक है सीपैक। अब इसको गौर से सुनिएगा। जो सीपैक है ओबोर, 1 बेल्ट 1 रोड, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये चाइनीज ड्रैगन है, BRI, और इसके जो हैं वो 6 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। एक इनका साउथ एशिया के अंदर है कॉरिडोर, एक यूरोप के अंदर, ठीक है। इसी तरह एक साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और इसके बाद सेंट्रल एशिया के अंदर 2 हैं, और वेस्ट एशिया मतलब मिडल ईस्ट उसमें 1 है। तो टोटल कितने हैं इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो 6 हैं। अब इसमें देखें तो ये जो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड की 1/3 जो है आपकी GDP उसका जो है ये पार्ट बनता है। यानी कि जितनी भी GDP पूरी दुनिया की है उसका 33.33% 1 बेल्ट रोड है। इसके अलावा ये 68 कंट्रीज़ को फिज़िकली एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, 68 कंट्रीज़ को। और इससे जो इस्तेफ़ाज़ा लेंगे या जिनकी इकॉनमी बेहतर होगी वो है 4.4 बिलियन पीपल्स, ठीक है। और इसमें जितनी जो इनसे इन्वेस्टमेंट की गई है और जो रिटर्न लिया जाएगा
वो है 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो ये इसका मेजर जो एमसीक्यूज आ सकते हैं एमपीटी के अंदर भी, सीएसएस के अंदर भी, रिटन पेपर के अंदर भी, कि इनके कितने प्रोजेक्ट हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप पता होना चाहिए ये स्टेट्स, फैक्ट एंड फिगर्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर सीपेक, जो सीपेक है उसके अंडर हमारे पास कितने स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है। तो एक जीबी के अंदर है, एक आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, 2 केपी के अंदर, एक आईसीटी के अंदर, एक पंजाब, एक बलूचिस्तान और 2 सिंध के अंदर। ठीक है। और एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आपको कि जो ग्वादर के अंदर सीपेक का प्रोजेक्ट है उसको जो है वो फाइनेंसिंग कर रहा है EXIM एग्जिम बैंक, जो कि चाइना का बेस्ड बैंक, चाइनीज़ बेस्ड बैंक है। वो इस प्रोजेक्ट ग्वादर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है। अब बात करते हैं तो जो जीबी के अंदर है उसका नाम है मोपन दास। ठीक है। जो कश्मीर के अंदर है उसका नाम है मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन। जो केपी के अंदर 2 हैं, उसमें से एक का नाम है राशा कई, जो कि नौशेरा के अंदर है। और केपी के अंदर जो दूसरा है वो है फाटा मोहम्मद मार्बल फैक्ट्री। ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ है पंजाब के अंदर, फेडरल टेरिटरी के अंदर, उसका नाम है टेक्नोपोलिस। और जो पंजाब के अंदर है उसका नाम है इलामा इकबाल सिटी, जो कि फैसलाबाद के अंदर है। और ये सब 9 प्रोजेक्ट में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का सीपेक के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर है एक, जो कि बोस्तान के इलाके में है और इसका नाम भी बोस्तन है। इसके बाद पोर्ट कासिम के अंदर है, सिंध के अंदर पोर्ट कासिम में स्टील मिल है, उसके नाम से है। और एक जो है दावेजी के अंदर है। ये 9 के 9 मास्टर प्लान हैं जो कि चाइना इनको रन कर रहा है और वो ही इनकी जो है डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी थी। जो पाकिस्तान ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है वो किया है बलवाल में और दूसरा किया है केपी के अंदर। ठीक है। बट ये पार्ट नहीं है सीपेक का। ठीक है। तो बलवाल के अंदर और केपी के अंदर जो है इन्होंने मोटरवे बनाई है जो कि लिंक करती है सक्खर थ्रू कराची, सक्खर एंड पेशावर। आगे बढ़ते हैं। ये मेजर जो सीपेक प्रोजेक्ट था इसके अंदर ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एग्जिम बैंक। ये हमने बात कर ली स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी प्रोजेक्ट जो सीपेक के अंदर हैं उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा। टोटल 10 प्रोजेक्ट हैं, यानी कि टोटल 10 प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें से 4 कोल के हैं, 4 विंड के हैं, 1 सोलर है और हाइड्रो 0 है और ट्रांसमिशन लाइन 1 है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टोटल जो कोल के प्रोजेक्ट थे वो थे 9, जिसमें से 4 कंप्लीट हुए। इसके बाद जो विंड के प्रोजेक्ट थे टोटल थे 5, जिसमें से 4 कंप्लीट हुए। सोलर का एक ही प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है। हाइड्रो के हैं 5 प्रोजेक्ट, जिसमें से अभी तक कंप्लीटेशन एक की भी नहीं हुई। और अभी 5 जो प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो के, इसको फर्दर मोर मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो जो कोल के हैं वो मैंने आपको बताए हैं कितने, टोटल प्रोजेक्ट जो है 9। 4 जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे और कंप्लीट भी हो गए। जो 4 रहते थे बाकी
वो अभी अभी प्रोग्रेस में है, अभी तक कंप्लीटेशन नहीं हुई है। और जो एक रहता है उसमें से 9 में से वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी तक उस पर कोई काम स्टार्ट इवन उस पर भी बात चल रही है, अप्रूवल नहीं हुई। इसी तरीके से जो आपसे शेयर किए मैंने विंड के प्रोजेक्ट, उसके अंदर ये है कि जो 4 प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट हो गए और इनका एक भी जो है अंडर प्रोग्रेस के अंदर नहीं प्रोजेक्ट, और 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी अंडर कंसिडरेशन है। आगे बढ़ते हैं तो सोलर का एक ही था और इसके कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं है, ना कोई इन प्रोग्रेस है। देन हाइड्रो के अभी तक एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैंने पहले एक बता दिया तो सॉरी, गलत बता दिया होगा। टोटल 5 जो थे, 4 प्रोजेक्ट जो थे वो हाइड्रो के थे, उसमें से कंप्लीटेशन एक भी नहीं है। 2 जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं और 2 अभी तक अंडर कंसिडरेशन है। ये तो आपके मैंने बता दिए इनके टोटल प्रोजेक्ट। अब मज़ीद आगे इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। जो कोल का प्रोजेक्ट है वो हब बलूचिस्तान के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी है 1320 मेगावाट। इसी तरह पोर्ट कासिम के अंदर है, वो भी कोल का प्रोजेक्ट है, इसकी भी कैपेसिटी है 1320 मेगावाट। फिर थर्ड जो कोल प्रोजेक्ट है वो है साहिवाल के अंदर, जो कि पंजाब में है, 1320 मेगावाट, वो भी कोल का, यानी कि 3 कोल के जो प्रोजेक्ट हैं वो 1320 के मेगावाट के हैं। मैं तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा कोल का प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गया वो है थर्क सिंध के अंदर 660 मेगावाट। तो ये चारों इस तरह हमारे कंप्लीट हो गए, यानी 3 जो थे वो 1320 के थे और 1320 को डिवाइड करो 2 से तो आता है 660। जो थर्क के अंदर जो चौथा था वो 660 मेगावाट का है। देन आगे बढ़ते हैं तो विंड के हैं 4 प्रोजेक्ट। जो 4 प्रोजेक्ट हैं उनका ताल्लुक सिंध से है। इनकी सीक्वेंस इस तरह है कि ये बम्बोर के अंदर है जो कि 50 मेगावाट बिजली बनाता है, ठट्ठा के अंदर है जो कि 100 मेगावाट, जमपीर के अंदर है 50 मेगावाट, इसके अलावा घमपट के अंदर है वो भी 100 मेगावाट। तो क्या बना 50 100 50 100, 50 से स्टार्ट हुआ, फिर 100, फिर 50, फिर 100। 4 विंड के जो हैं वो प्रोजेक्ट हैं, चारों के चार जो हैं सिंध के अंदर हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सोलर का एक प्रोजेक्ट था जो कि बावलपुर प्रोजेक्ट है, बावलपुर के अंदर है। इसकी कैपेसिटी तो वैसे लिखने में 1000 मेगावाट है, बट सर्दियों में ये अप्रॉक्सीमेटली 400 मेगावाट जनरेट करते हैं क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, और गर्मियों में भी 600 मेगावाट तक ही जनरेट करता है। तो कहने को 1000 है पर ये इनकी कैपेसिटी यही है। अब हाइड्रो का कोई प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, हाइड्रो पावर हमारा तो 0 है अभी तक। और एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि कराची में है और इससे बिजली बनती है 4000 मेगावाट। ट्रांसमिशन लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह ओवरऑल सिनेरियो हम देखते हैं, बताते हैं आपको कि टोटल 21 प्रोजेक्ट थे जिसमें से 10 कंप्लीट हैं, बाकी 11 पर अभी भी हमारी या तो वो अंडर कंसिडरेशन है या तो इन प्रोग्रेस है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अगर नहीं कुछ समझ आया तो आप नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं तो केपी के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, ये टॉपिक भी है। तो जो केपी के अंदर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 19, 2021। इसको याद रखने के लिए आपको एक हिंट देता हूं कि ओआईसी का समिट भी हुआ था, ठीक है, 2021 के अंदर सेम डेट को 19 दिसंबर को, आफ्टर 40 ईयर्स
यानी कि 40 साल बाद इतना बड़ा हमारे पास, यानी कि जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया हो। आगे बढ़ते हैं केपी के इलेक्शन की तरफ। तो फेज़ 1 के अंदर केपी के अंदर जो लोकल इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये गलत दिखा हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं। इसके बाद जो फेज़ 1 के अंदर इलेक्शन हुआ है वो हुआ है 17 आउट ऑफ 35 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जो बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें होगा 27 मार्च 2022 को सेकेंड फेज़ के अंदर। अच्छा, उसके बाद 56, ये 45 लिखा हुआ है, ये 56 है। 56 जो तहसील्स हैं उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है आउट ऑफ 63, यानी कि 63 तहसीलों में जो इलेक्शन हुआ था उसमें से भी 7 का रिज़ल्ट आना बाकी है। अब उसकी कुछ भी वजह हो सकती है। अब केपी के अंदर देखा जाए तो JUIF ने 20 सीटें जीती हैं, और चूँकि PTI रूलिंग पार्टी है फिर भी 13, इंडिपेंडेंट ने 10, ANP ने 6, PMLN ने 3, जमात इस्लामी 2 और पीपल्स पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती केपी के इलेक्शन के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर। हैरत कुन बात है। आगे बढ़ते हैं। कन्वेंटमेंट बोर्ड इलेक्शन जो कि 12 सितंबर 2021 को हुए थे पाकिस्तान के अंदर। टोटल 191 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, हल्के थे, और जिसमें से PTI ने विन किया है 63 में, PMLN ने किया है 59 में, इंडिपेंडेंट ने किया है 52 में। अब इस मज़े की बात यह है कि पंजाब के अंदर PTI की गवर्नमेंट थी पर 51 सीट जीत गई PMLN रूलिंग पार्टी के होते हुए भी। और इससे बड़ी बात यह है, देखी गई है कि जो PTI है उसने कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को डिफीट किया। पीपल्स पार्टी भी रूलिंग पार्टी थी सिंध की, तो पीपल्स पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 14 आउट ऑफ 14 जो जितनी भी सीटें थी वो PTI ने जीत ली। तो ये इसकी स्टैट्स थे जो कि आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप अच्छा पेपर देंगे, अच्छे से तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं कराची डेवलपमेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पैकेज है, ये स्टार्ट किया गया अर्बन फ्लडिंग के बाद। कराची में 2020 के अंदर बहुत एक हैवी किस्म की जो है ना अर्बन फ्लडिंग हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा, एक वीडियो भी थी फेसबुक पे कि एक आदमी बिल्डिंग से छलांग लगाता है और उस पानी के अंदर तैर रहा होता है। तो इस तरह के हालात थे कराची के अंदर। और ये जो पैकेज है 19 सितंबर 2020 के अंदर जो है ना ये दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 3 पार्टियां थी। तो इस प्रोजेक्ट में करना क्या था, रीवैम्प करना था कराची को। जो 3 पार्टियां थी, ये 3 जो है स्टेक होल्डर हैं, उसमें सबसे पहले है फेडरल गवर्नमेंट, फिर है सिंध गवर्नमेंट और फिर है पाकिस्तान आर्मी। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीटेशन जो है वो 2023 के अंदर होगी, जिसकी कॉस्टिंग है 1114 अरब रुपीस, ठीक है। और जिसमें से जो शेयर जो फेडरल गवर्नमेंट अदा कर रही है, पे कर रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो है 736 बिलियन, और जो सिंध गवर्नमेंट पे कर रही है वो है 375 बिलियन। जो तीसरा पार्टनर है पाकिस्तान आर्मी, वो पे कर रही है अपना 3 बिलियन रुपीस, ठीक है। तो ये थे कुछ स्टेट्स।
इसके अलावा अब चलते हैं PSDP। जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया, PSDP क्या होता है। और अब आगे बढ़ते हैं तो ग्रीन लाइन जो है BRT, ग्रीन लाइन BRT 27 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर ये जून 2021 में कंप्लीट हो गया। इसके साथ BRT ग्रीन प्लान जो ऑपरेशनलाइज हो गया 11 बिलियन कॉस्ट के साथ, जिसमें बसें थी और इसका IT का कुछ सामान था जो कि ये प्रोसेस में आ चुका है। इसके बाद एक और इसमें जो प्रोजेक्ट में मेजर चीज़ थी जिससे स्टार्ट हुआ था वो था क्लियरेंस ऑफ रिवर्स एंड नालाज। तो इसके अंदर दो पार्टनर थे, NDMA और FWO। इन्होंने जो है वाटर के नाले वगैरह हैं ड्रेनेज के, उनको साफ करना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है 60%। 40% कंप्लीट होगा जुलाई 2022 तक। बस थक तो नहीं गए होंगे आप लोग, हिम्मत करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बस एक दो स्लाइड्स और रह गई हैं, फिर इसको वाइंड अप हम करते हैं। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह हम कल देंगे। ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है CPEC का, तो उसमें जो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है 6 हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन जो हैं वो 2, 4, 5 हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो पेशावर कराची मोटरवे जो मैंने बताया आपको, मुल्तान से सखर वो 392 किलोमीटर की। फिर इसके साथ साथ हकला DI खान मोटरवे जो है 297 किलोमीटर की। और ये सारे जो है CPEC से रिलेटेड के प्रोजेक्ट हैं। टोटल जो प्रोजेक्ट थे वो 11 प्रोजेक्ट थे, जिसमें से 6 कंप्लीट हो गए, 5 रहते हैं अंडर कंसिडरेशन। अब जो प्रोजेक्ट हैं वो 8 हैं इसके अलावा, और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं जो कि आगे फ्यूचर में कंप्लीट होने हैं या स्टार्ट होने हैं वो 5 हैं। तो 8 + 5 13 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी स्टार्ट होने हैं, और 11 प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो टोटल 24 प्रोजेक्ट हैं, और आउट ऑफ 24 11 की मैच्योरिटी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, लेटेस्ट जो इनॉग्रेशन हुई थी वो हुई थी हकला DI खान मोटरवे, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने किया था। इस मोटरवे को हम M14 भी कहते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ पेशावर वाली मोटरवे का। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर डेप्थ, जो सर्कुलर डेप्थ है हमारे ऊपर वो है 327 ट्रिलियन का, जून 30 से 2021। बस इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर डेट आपका कितना है 2021 का। ठीक है, इसके बाद आता है कि इकोनॉमिक के जो कुछ फैक्ट हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने प्रोवाइड की इन्वेस्टमेंट 113 पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जो कि 60 मिलियन, जो कि $600 मिलियन है। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन जो बनानी है, पावर ट्रांसमिशन लाइन, ये अफगानिस्तान के साथ बनानी है। ठीक है, इन द बॉर्डर अलोंग अफगानिस्तान, उनके साथ बनानी है। सेकंड क्या है, IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एक IPO ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रैंकिंग करती है कुछ प्रोडक्ट्स को उसकी ज्योग्राफिक की बेस पर, उसके इंडिकेशन पर। तो इसमें पाकिस्तान का बासमती राइस जो है फॉल करता है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए, जून 27 2021, उसकी जो मालियत है वो है $10 बिलियन, यानी कि 5 ईयर जो डेवलपमेंट लोन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 2021 के लिए पे किया है, लोन अप्रूव किया है $800 मिलियन। इसके बाद जो
लेटेस्ट FATF जो रिव्यू हुआ है 25 जून 2021 को, उसमें ये किया गया कि ग्रे लिस्ट को इन्हांस कर दिया गया है, यानी कि इंक्रीज कर दी गई है मॉनिटरिंग। किसकी तरफ से? एशिया स्पेसिफिक ग्रुप। मैंने जो आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है वो एशियन कंट्रीज की मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग कब स्टार्ट की गई थी? 5 जून 2021 के अंदर। और पाकिस्तान के जो पॉइंट है वो 24 आउट ऑफ 27 पॉइंट्स हमने कंप्लाइंस की है। देखा जाए तो 88% हमारी कंप्लाइंस है। हाईली कंप्लाइंस कंट्री है पाकिस्तान, फिर भी इसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों रखा गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने सोशल प्रोटेक्शन जो रैंकिंग है उसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम को जो है रैंकिंग दी है। और इसके अंदर जो देखा जाए तो 1200 बिलियन का ये इमरजेंसी प्रोग्राम था। इंशाल्लाह ताला यहाँ से अब नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँगा, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।